आज हम बात करेंगे एक सीरियस फॉरेंसिक टॉपिक की, जिसे हम चाइल्ड अब्यूज़ कहते हैं। ठीक है, यानी बच्चों पर जुल्म। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? चाइल्ड अब्यूज़ का मतलब होता है कि बच्चे को जानबूझ के तकलीफ़ देना, फिज़िकली या इमोशनली। ठीक है, यानी किसी हार्मफुल टच या गंदी बात से उसका दिमाग या जिस्म दोनों हर्ट हो जाए, उसे हम चाइल्ड अब्यूज़ कहते हैं। ठीक है, इसके मेन जो है ना 4 टाइप्स है। नंबर 1 फिज़िकल अब्यूज़, नंबर 2 सेक्सुअल अब्यूज़, नंबर 3 इमोशनल अब्यूज़, नंबर 4 निगलेक्ट। फ़िज़िकल अब्यूज़ जब बच्चे को मारा जाता है या इंजरी दी जाती है, जैसे स्लैप हो गई, पंच हो गया या किसी चीज़ से बर्न करना, ये क्या कहलाता है? फ़िज़िकल अब्यूज़। नंबर 2 सेक्सुअल अब्यूज़, जब बच्चे के साथ सेक्सुअल हरकत की जाती है, जैसे इनएप्रोप्रिएट टच या नेक्ड फ़ोटो दिखाना, ये सब जो है ना दो सेक्सुअल अब्यूज़ कहलाते हैं। नंबर 3 इमोशनल अब्यूज़, जब बच्चे की फीलिंग्स या को इंटेंशनली हर्ट किया जाए, जैसे बार बार कि ना तू बेकार है, हाँ तू किसी के लायक नहीं है, तो ये इसे हम कहते हैं इमोशनल अब्यूज़। ठीक है, नंबर 4 निगलेक्ट, जब बच्चे के बेसिक नीड का ख्याल नहीं रखा जाता, जैसे ना कपड़े, ना खाना, ना प्यार, बिल्कुल इग्नोर करना, उसे हम निगलेक्ट अब्यूज़ कहते हैं। ठीक है, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस जो है ना निगलेक्ट के होते हैं। 34% जो है ना निगलेक्ट के होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज़ के 30% होते हैं और फिज़िकल अब्यूज़ के 28% होते हैं। और ये जो सारे केसेस हैं ना अभी मतलब फॉरेंसिक में रिपोर्ट हैं, तो इस वजह से वर्ल्ड वाइड। ठीक है, लेकिन इमोशनल अब्यूज़ का डेटा कम मिलता है क्योंकि लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब अब्यूज़ के साइन क्या हो सकते हैं? अच्छा, अगर बच्चा हमेशा उदास है, स्केर्ड रहता है या उसके जिस्म पे निशान है, तो ये रेड फ्लैग हो सकता है कि इसे चाइल्ड अब्यूज़ के। ठीक है, बेटर्ड बेबी सिंड्रोम की। ठीक है, अब उसका मतलब है कि अ चाइल्ड वो हैज़ रिसीव्ड रिपीटेटिव फिज़िकल इंजरीज़, और ये इंजरीज़ एक्सीडेंटली नहीं होती बल्कि जानबूझकर होती हैं, यूजुअली बाय अ पेरेंट और गार्डियन। ठीक है, यानी माँ बाप या गार्डियन जब बार बार बच्चे को मारते हैं, जिस्म पे निशान, फ्रैक्चर या इंटरनल इंजरीज़ होती हैं, ये केस बेटर बेबी का होता है। अब सवाल ये उठता है, क्यों होते हैं? कॉमन काजेज़ हैं जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में बार बार आए हैं। नंबर 1 स्ट्रेस, जब पेरेंट खुद मेंटली डिस्टर्ब हो। ठीक है, लाइफ जैसे या लाइफ स्ट्रेस से गुजरा हो, तो घर की टेंशन, बच्चे का प्रेशर, ये किसी डिसेबल चाइल्ड की केयर का बर्डन, तो ये भी नंबर 1 काज है। ठीक है, नंबर 2 काज है लैक ऑफ नर्चरिंग क्वालिटी। ठीक है, नर्चरिंग क्वालिटी मीन्स कि जब पेरेंट के पास वो प्यार और सब्र नहीं होता जो बच्चे के लिए चाहिए होता है, यानी वो नेचुरली केयरिंग नहीं होते, तो ये भी काज हो सकता है। नंबर 3 इमेच्योरिटी। ठीक है, जब बहुत से केसेस में ये होता है कि अब्यूसिव पेरेंट खुद टीन एजर्स या इमेच्योर्स होते हैं, तो ये भी 3rd काज है। नंबर 4 एंगर कंट्रोल प्रॉब्लम, जब किसी को गुस्सा रोकने का कंट्रोल ही नहीं होता और वो गुस्से में बच्चे को मार देते हैं, तो ये भी काज है। नंबर 5 पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़, बहुत से लोग ना जो खुद अब्यूज़ के शिकार हो रहे होते हैं ना, तो बाद में वही अपने बच्चे को अब्यूज़ करते हैं। ठीक है, आइसोलेशन, जब फैमिली या कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं होती, चाइल्ड पे निकलती है। ठीक है, नंबर 7 मेंटल हेल्थ इशू, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई या कोई और फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़, जब पेरेंट्स ड्रग या शराब का आदी हो, एडिक्ट हो, तो चाइल्ड पर वायलेंस का रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, नंबर 9 पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम, जैसे शादी, मेन टेंशन होती है, नौकरी का मसला या पैसे की तंगी, ये सब अब्यूज़ को ट्रिगर कर सकते हैं। नंबर 10 अनवांटेड चाइल्ड, जब बच्चा चाहिए नहीं होता तो इलीगेट चाइल्ड होता है, तो उसे अब्यूज़ का शिकार बनाना आसान समझा जाता है। नंबर 11 फीमेल चाइल्ड, कोई जगहों पे लड़कियों को लेस वैल्यू समझा जाता है और उन पर अब्यूज़ ज़्यादा होता है। तो बेटर बेबी सिंड्रोम ना ये सारे जो है ना बेटर बेबी सिंड्रोम के सारे काजेज़ हैं। ये आप अगर कोई भी बुक पढ़ लोगे, टर्स पढ़ लोगे या हमारा पारिक पढ़ लोगे, तो आपको आसानी होगी समझने में, पढ़ने में। ठीक है, अब ये कहते अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी इंजरीज़ होती हैं बेटर बेबी में। ठीक है, सिंड्रोम क्या है? ठीक है, अब टिश्यू इंजरी कौन कौन सी होती हैं? ठीक, नंबर 1 अनएक्सप्लेन्ड ब्रूज। ठीक है, जब बच्चे के जिस्म पे नीले निशान ब्रूज हों और उनका कोई क्लियर रीज़न ना हो। ठीक है, जैसे खेलते हुए गिरा भी नहीं,
फिर भी चीक पे, बैक पे या थाई पे ब्रूज़ मिलते हैं, तो ये अनएक्सप्लेन ब्रूजेस जो है ना वो भी एक निशान बन सकता है। नंबर 2, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ब्रूज कुछ नए कुछ पुराने हों, इसका मतलब है कि वायलेंस एक दिन का नहीं, बार बार का है, ठीक है। नंबर 3, बेल्ट या बाइट मार्क्स। बेल्ट स्पोर्ट्स क्या, पहले तो बेल्ट की यानी डंडे या बेल्ट का निशान। बाइट मार्क्स या बोल्ड पैचेस वो क्या होते हैं, यानी बाल उखाड़ने से स्कल्प पे खाली जगह हो, उसे हम बोल्ड पैचेस कहते हैं, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड बर्न्स, जैसे सिगरेट बर्न हो गई, और इमर्जेंट बर्न लाइक उसे कहते हैं जब हाथ या पैर गर्म पानी में ज़बरदस्ती डुबाया गया हो, उसे हम इमर्जेंट बर्न कहेंगे, ठीक है। और सिगरेट बर्न जो है ना गोल गोल छोटे होते हैं और ना रेगुलर मार्जिन के होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये किसी ने अब्यूज़ चाइल्ड है। अनएक्सप्लेन्ड फ्रैक्चर्स, कटलेस, जब बच्चे की हड्डी टूटी हुई हो, स्किन पे चीरा हो, लेकिन पेरेंट कह रहे हो कि पता नहीं कैसे हुआ, ये सब सारी चीज़ें, ये भी एक साइन है। सोलन एरियाज, जिस्म का कोई हिस्सा सूजा हुआ, जैसे चीक, आर्म, लेग, ये जो तीनों है ना, चीक्स, आर्म, लेग, वो भी बिना रीज़न के, तो ये भी एक साइन है। डिलेड ट्रीटमेंट, जब पेरेंट्स कहता है कि कल उसे चोट लगी थी, मंडे को चोट लगी थी, हम संडे को आएँ, तो ये भी एक डिलेड ट्रीटमेंट भी एक काज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, स्पेशल जो फॉरेंसिक साइंस होती है ना वो कौन सी होती है? ब्रूज ऑन सेंसिटिव एरिया लाइक फेस, लिप्स, माउथ, बेक, बटक, थाई। फेस, लिप्स, माउथ, बेक, बटक, थाई, इन जगहों पे ब्रूज का होना एक्सीडेंटल नहीं होता, ये बात समझ लो, ठीक है। नंबर 2, बटरफ्लाई शेप्ड ब्रूज, लाइक उसकी आंखों के नीचे ने से काले काले निशान होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हम इसे कहते हैं बटरफ्लाई शेप्ड ब्रूज। ये खास शेप वाले ब्रूज बताते हैं कि किसी ने फोर्सफुली पकड़ा या स्क्वीज़ किया है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना हमारा बटरफ्लाई शेप्ड ब्रूज है, ठीक है, ये बटरफ्लाई शेप्ड ब्रूज है, तो ये एक ब्रूज की साइन है स्पेशल। और बोल्ड पैचेस, ठीक है। अच्छा, सीएनएस में इंजरीज क्या क्या हो सकती हैं, लाइक थ्रोइंग और डोपिंग, जब बच्चे के ज़मीन पे फेंका गया हो या गिराया गया हो, तो इससे ब्रेन इंजरी या स्कल फ्रैक्चर हो सकता है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, नंबर 2, बच्चा कंफ्यूज्ड हो, नॉर्मल रिएक्ट ना करें, ठीक है, अचानक से चुप हो जाना, ब्लैंक स्टेयर देना या हर वक्त डर डर लगना, ये भी एक साइन है जो सीएनएस पे कोई इंजरी हो गई है। नंबर 3, अनरेस्पॉन्स कोमा, बच्चा रेस्पॉन्ड ना करें, बेहोशी में चला जाए। कन्वर्जन, जब बच्चे को सडन झटके फिट्स आने लगे। नंबर 5, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, जैसे एक साइड का हाथ या पैर ना हिलना या स्पीच प्रॉब्लम होना, तो ये क्या है, सीएनएस की इंजरी हुई है, ठीक है। ये ज़्यादा डेंजरस होती है और डेडली भी हो सकती है, ठीक है। ओके, अच्छा, आई इंजरी क्या हो सकती है आई में? अच्छा, रेटिनल हेमरेज हो सकता है, ठीक है। अंदर आँख के अंदर ब्लीडिंग हो, लेंस डिस्प्लेसमेंट, लेंस अपनी जगह से हिल गया हो, मतलब ट्रोमा सीवियर लेवल का था, ठीक है। और ना अब देखेंगे विजुअल इंजरीज, ठीक है। अब अंदर जो ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में कौन कौन सी इंजरी, लिवर वुंड्स हो सकता है, पंच या ब्लड फोर्स से लिवर फट सकता है। शॉक, जब इंटरनल ब्लीडिंग हो और बॉडी का ब्लड प्रेशर गिर गया, शॉक स्टेट आ जाती है। बर्न, सिगरेट बर्न्स या स्कैल्ड में, स्कैल्ड क्या होता है, गर्म पानी या चाय से जलने वाले निशान जिनके क्लियर बॉर्डर होते हैं, तो वो भी साइन, ये विजरल इंजरीज होती हैं। ये बर्न अगर रेगुलर शेप में हो, जैसे गोल निशान हो, तो वो नॉन एक्सीडेंटल नहीं होते, ये बात याद कर लो, ठीक है। स्केलेटन इंजरीज कौन कौन सी हो सकती हैं? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, सीधा फ्रैक्चर हो, मोस्टली ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से होती हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, जो दो हड्डियां जो है ना एक दूसरे से में घुस जाएं, उसे हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहेंगे। ये सब हमें एक्सरे में पता चल जाएगा। स्पाइरल फ्रैक्चर, जब हाथ या पाँव को घुमाया गया हो फोर्सफुली या एक्सीडेंटल फॉल से, ये एक्सीडेंटल फॉल से नहीं होता। मेटाफेशियल चिप फ्रैक्चर, अच्छा, ये छोटी उम्र के बच्चों में होता है, जब हड्डी का एंड से छोटे टुकड़े टूट जाते हैं, हाईली सस्पिशियस होता है कि ये चाइल्ड अब्यूज़ है, ठीक है। मेटाफेशियल चिप फ्रैक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लो। सब पेरियोस्टल हेमाटोमा, हड्डी के ऊपर ब्लीडिंग, ये भी ट्रोमा का सबूत देता है, ठीक है। रिब फ्रैक्चर, जब रिब्स पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो एक लाइन में, जैसे स्टीयरिंग ऑफ बीड्स, तो ये मैनुअल स्क्यूजिंग का नतीजा हो सकता है, ठीक है। अब हम डायग्नोस कैसे करेंगे यार पैटर्न बेबी सिंड्रोम को?
अच्छा, पहले तो हम नेचर ऑफ़ इंजरी देखेंगे। अगर इंजरी का पैटर्न एब्नॉर्मल है या एक्सप्लेनेशन से मैच नहीं करता तो ये सस्पिशियल बढ़ता है, ठीक है। नेचर ऑफ़ इंजरी देखेंगे। अगर अच्छा डिले हो गई है ट्रीटमेंट, जब पेरेंट्स इंजरी के बाद डॉक्टर के पास देर से आएँ, ये गलत एक्सप्लेनेशन दे, तो ये भी एक डायग्नोस का हो सकता है कि बेटर बेबी हो। नंबर 3 रिकरेंट इंजरीज़, पुरानी और नए फ्रैक्चर साथ मिलना, इसका मतलब है कि अब्यूज़ बार बार हो रहा है। अच्छा, रेडियोलॉजिकल एविडेंस क्या हो सकते हैं? एक्सरे और सीटी स्कैन्स में बता देता है कि फ्रैक्चर कितना पुराना है और क्या ये एक्सीडेंट से हो सकता है या नहीं। ये सारी चीज़ें हमें रेडियोलॉजिकल में पता चल जाती है, ठीक है। अच्छा, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में और क्या मिल सकती है? इंजरी कितनी पुरानी है, कितनी दफ़ा हुई है, कौन सी जगहों पे हुई है, जैसे स्पेशल साइज मेटाफाइसियल चिप फ्रैक्चर हो, सब पेरिओस्टियल हेमाटोमा हो या मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स हो। तो ये जो है ना तीनों जो है ना स्पेशल साइन होती है फोरेंसिक में, जब हमें रेडियोलॉजिकली भी पता चलती है ये बेटर बेबी की, ठीक है। क्या? मेटाफेशियल चिप फ्रैक्चर, सब पेरिओस्टियल हेमाटोमा और मल्टीपल रिब फ्रैक्चर, ठीक है। एक्सप्लेन इंजरीज़ है, येलो येलो भी हैं, रेड रेड भी हैं, नई भी इंजरीज़ हैं और पुरानी भी इंजरीज़ है। एबनॉर्मल ब्रूजिंग पैटर्न है, ठीक है। और अब ये देखो, ये ब्रोकन टीथ, आगे से ना ये टीथ टूटा हुआ है। ये किस वजह से हो सकता है? पंच की वजह से हो सकता है, कोई ब्लंट ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ठीक है। और अब ये देखो स्कल्ड बर्न, जब कोई ना किसी पे पानी गर्म गिर जाए, देखो और चाय गिर जाए तो ऐसे निशान पड़ जाते हैं, ठीक है। और रेटिनल हेमरेज आ सकता है आई इंजरीज़ में, ठीक है। एक्सरे में ना एक शेल स्कल मिलेगा, ये ना जैसे मतलब होता एक शेल फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डियों पर छोटी छोटी क्रैक्स आ जाती है जो बिल्कुल अंडे के छिलके जैसी नज़र आती हैं। तो ये आप लोग देख रहे हो ना, ये वाली सारी चीज़ें, ये देखो, ये छिलके की तरह नज़र आ रहे हैं, अंडे के छिलके की तरह। रिब फ्रैक्चर है, देखो रिब फ्रैक्चर हो रहा है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर से, ठीक है। अच्छा, ये बात ये देख लो, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो, ठीक है। ये बस दिमाग में रख लोगे ना तो एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे इसी के यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मल्टीपल रिब फ्रैक्चर से यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर से ये देख रहे हो आप, ये फ्रैक्चर है हमारा। ज़्यादा ना एक्सट्रीमिटिकल फाइंडिंग्स में एक्सट्रीमिटीज़ में 77% जो इंजरीज़ होगी ना वो एक्सट्रीमिटीज़ में होगी, स्कल में 34% होगी और रिब केज में 19% होगी, ठीक है। एपीफाइसियल मेटाफेशियल फ्रैक्चर जो है ना, जो जॉइंट मैंने आपको पहले बताया था, जो जॉइंट के पास होती है फ्रैक्चर, स्पेशली अगर न्यू बॉर्न में मिलें तो ये ऑलमोस्ट हमेशा अब्यूज़ इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर रिपीटेड फ्रैक्चर मिल रहे हैं तो अलग अलग जगहों पर भी अब्यूज़ का केस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद कर लो आप लोग। अच्छा, अब ये ना चाइल्ड अब्यूज़ में डेथ क्यों होती है, काज़ क्या है? सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन काज़ जो है ना डेथ का हेड इंजरी है। अगर इसमें यूजुअली होती है सब ड्यूरल हेमरेज या सब एरिकोनाइड हेमरेज से बच्चा मर जाता है। ये बात याद कर लो, सब एरिकोनाइड या सब ड्यूरल हेमरेज से, ठीक है। दूसरी वजह होती है कि एब्डोमिनल इंजरीज़ हो, इंटेस्टाइन रप्चर हो, मेजेंट्री टीयर हो, स्प्लीन रप्चर हो, लिवर लेसिरेशन हो। इसमें क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग कभी कभी बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर से बच्चा टूट चुका होता है, ठीक है। और थर्ड काज जो है ना, बर्न और स्केल्ड भी डेथ काज करती है, मेनली थ्रू द शॉक, क्योंकि स्केल्ड और बर्न्स क्या करती है, शॉक काज करवाती है, डिहाइड्रेशन काज करवाती है, इन्फेक्शन काज कराती है, इस वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है। अच्छा, अब हम देखेंगे ऑटोप्सी फाइंडिंग। अब अगर बच्चा फॉरेंसिक ऑटोप्सी के लिए आया है तो इन चीज़ों पे खास तौर पे ध्यान दिया जाता है। लाइक बॉडी पे मल्टीपल ब्रूजेस हैं, डिफरेंट एजेस के होते हैं, तो यानी कुछ नए कुछ पुराने, तो ये मतलब पॉइंट है कि अब चाइल्ड अब्यूज़ का कैसे। नंबर 2 सिगरेट बर्न्स हैं, तो गोल गोल जलने वाले निशान हो। नंबर 3 एक्सरे पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो, लाइक रिब्स में हो, आर्म्स में हो, लेग्स में हो। अच्छा, हेड इंजरीज़ हो, स्पेशली अगर बच्चा 1 साल से छोटा हो तो समझ लो जी अब्यूज़ का कैसे। एब्डोमिनल इंजरीज़ हो, जो पोस्टमार्टम में कट लगता है ना तो सामने आ जाती है कि एब्डोमिनल इंजरीज़ हैं या नहीं, ठीक है।